जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के अंदर क्लास 6 से क्लास 12 तक चलने वाली राजस्थान अध्ययन की हमने एक जोरदार टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें हमारी क्लास 6 से 9 तक की राजस्थान एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट हो चुकी है। और क्लास 10th के पहले चैप्टर राजस्थान का इतिहास का इंट्रोडक्शन वाला है, जिसके 2 वीडियो आपके पास पहुंच चुके हैं। और आज ये तीसरा वीडियो है। राजस्थान से संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनमें जो राजस्थान सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उस सामान्य ज्ञान की जो रीढ़ की हड्डी है, वो राजस्थान अध्ययन की ये पुस्तक है और यहीं से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, जिसमें एक साइड में सभ्यताएं हैं और एक साइड में इन सभ्यताओं के मुख्य स्थल हैं और वो कहाँ कहाँ पर हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे बालाथल बालाथल सभ्यता का संबंध उदयपुर से माना जाता है। याद कर लो, बाला संग उदय, बाला संग उदय। रंग महल का संबंध हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ से है। रंग दे हनुमान, याद कर लो, रंग दे हनुमान। ओजियाना का संबंध भीलवाड़ा से है, याद कर लो, ओ भी। नगरी का संबंध चित्तौड़गढ़ है, याद कर लो, नगरी हो तो चित्तौड़गढ़ जैसी हो। बरौर का संबंध गंगानगर से है, याद कर लो, बंग। 6 नंबर है, तिलवाड़ा सभ्यता का संबंध बाड़मेर से है, याद कर लो, तीभा। जोधपुरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जोधपुरा का संबंध जोधपुर से नहीं है, जोधपुरा का संबंध जयपुर से है। सुनारी का संबंध झुंझुनू से है, झुंझुनू के सुनार बहुत अच्छे हैं। नोहे का संबंध भरतपुर से है, नौभर। नगर का संबंध टोंक से है। ये थी आपकी 10 मुख्य सभ्यताएं और इनके स्थल। व्याख्या देख लें। बालाथल उदयपुर में CN मिश्रा के निर्देशन में, यानी ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता की खोजें की गई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 कि राजस्थान में आर्य संस्कृति, जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से भी जान सकते हैं, राजस्थान में आर्य संस्कृति वैदिक सभ्यता का प्रसार किस समय हुआ? ऑप्शन है 15वीं ईस्वी के आसपास, 16वीं ईस्वी के आसपास, 17वीं ईस्वी के आसपास, 18वीं ईस्वी के आसपास। तो राइट उत्तर होगा कि 18वीं ईस्वी के आसपास राजस्थान में आर्य संस्कृति अर्थात वैदिक सभ्यता का प्रचार प्रसार हुआ था। व्याख्या भी देख लें। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का आरंभ होता है और इस सभ्यता को जानने के 4 मुख्य स्रोत हैं, जो 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 69 कि राजस्थान में आर्य संस्कृति अर्थात वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं?
ऑप्शन है अनूपगढ़ से, वर वरखाना वाला डेरा से, या फिर चक 64 से। तो राजस्थान में आर्य संस्कृति अर्थात वैदिक सभ्यता के अवशेष इन तीनों जगह से मिले हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा द ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 70 है, महाभारत के अनुसार राजस्थान का जंगल प्रदेश है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जंगल प्रदेश है वो कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर। तो इसका राइट उत्तर होगा बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 71 है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें कितने महाजनपदों की जानकारी मिलती है? ऑप्शन है 12, 13, 15, 16। तो इसका राइट उत्तर होगा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जिसमें से एक मत्स्य जनपद राजस्थान के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन है सीवी जनपद, मत्स्य जनपद, जैन जनपद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र है वो सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में। तो आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ए ऑप्शन है वो इसमें राइट है। व्याख्या भी देख लें कि शतपथ ब्राह्मण और कोशित की उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद का शासक विराट था। मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर थी, जो विराट के नाम से भी जानी जाती है। विराट से ही अशोक के शिलालेख और मौर्य युगीन अवशेष हमें मिले हैं। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर है कि हर्षवर्धन की मृत्यु हुई। ऑप्शन दिए हुए हैं 4। इनमें देख के आपको हर्षवर्धन की मृत्यु बतानी है। और हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हो गई थी। तो हर्षवर्धन की मृत्यु है वो 645 ईस्वी के अंदर हुई थी। इसमें ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 75 है, राजपूत युग कहा जाता है, यानी राजपूत युग किसे कहा जाता है? 7वीं सदी से 12वीं सदी के अंत तक का समय, 8वीं से 12वीं सदी के अंत तक का समय, 9वीं से 12वीं सदी के अंत समय, 10वीं से 12वीं। तो राजपूत युग वो 7वीं सदी के मध्य से आरंभ होता है और ये 12वीं सदी के अंत तक चलता है। तो इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से राजपूत शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? राजपूत शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? देखिए, ऑप्शन ए कि चाणक्य की अर्थशास्त्र में बिल्कुल है। चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र में राजपूत शब्द का उल्लेख किया गया है। बाण भट्ट के द्वारा रचित कादम्बरी और हर्षचरित के अंदर भी राजपूत शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो कालिदास के नाटक हैं उन नाटकों में भी राजपूत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसमें
चारों ही ऑप्शन सही होंगे। नीचे व्याख्या देखिए कि चीनी यात्री हेन सांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 77 है, बड़ा शानदार है कि निम्न में से कौन से विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी है। ऑप्शन दिए हुए हैं, गौरी शंकर ओझा, गोपीनाथ शर्मा, कवि चंद्र बरदाई, डॉक्टर दशरथ नाथ शर्मा। तो राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि कुंड से बताने वाला विद्वान है कवि चंद्र बरदाई। तो इसमें सही ऑप्शन होगा। व्याख्या भी देख लें। बरदाई के अनुसार ऋषि वशिष्ठ के आबू पर्वत यज्ञ से 4 जातियों की उत्पत्ति हुई, जिसमें चौहान जाति, चालुक्य जाति, परमार जाति और प्रतिहार जाति थी। क्वेश्चन नंबर 78 बड़ा शानदार है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना किसने की। जेम्स टोड ने, वरदाई ने, गोपीनाथ शर्मा ने, डॉक्टर दशरथ नाथ शर्मा ने। तो पृथ्वीराज रासो की रचना है वो वरदाई के द्वारा की गई थी। वह ऑप्शन बिल्कुल सही है कि वरदाई ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में ही राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। क्वेश्चन नंबर 79 है, वरदाई अजमेर के किस शासक का दरबारी विद्वान था। बड़ा शानदार है कि जो वरदाई है वो अजमेर के किस शासक का दरबारी विद्वान था। ऑप्शन है पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय और विग्रहराज चतुर्थ। तो चंद्र बरदाई अजमेर के पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि माने जाते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न है 80 नंबर है कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान थी। इस मत का प्रतिपादन किसने किया। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान थी, इस मत का प्रतिपादन किसने किया। जेम्स टोड ने, हीराचंद ओझा ने, गोपीनाथ ने, विलियम ने। तो राजपूत वैदिक आर्यों की संतान थी, इस मत का प्रतिपादन हीराचंद ओझा और सीवी वेद के द्वारा किया गया था। हीराचंद ओझा और सीवी वेद के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्नि कुंड से नहीं हुई है। तो देखिए जो प्रतिहार राजवंश है उसकी अग्निकुंड से हुई है। परमार राजवंश है उनकी भी हुई है। चौहान राजवंश की भी हुई है। लेकिन गोहिल राजवंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में से किस विद्वान ने राजपूतों को शंख और सिथियन जाति का वंशज माना है। राजपूतों को शंख और सिथियन जाति का वंशज मानने वाला विद्वान कौन है। कर्नल जेम्स टोड, वरदाई, गोपीनाथ, डॉक्टर दशरथ नाथ शर्मा। तो वो है कौन है, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो शंख और सिथियन से मानी है। नीचे इनकी व्याख्या भी दी हुई है। कर्नल जेम्स टोड के साथ विलियम भी है जिसने यही माना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विद्वान ने राजपूतों की उत्पत्ति राजपूतों को हूणों की संतान कहा है। राजपूतों को हूणों की संतान कहने वाला कौन है।
जेम्स टोडे, वी.ए. सिमत, गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा। तो राजपूतों को हुणों की संतान वी.ए. सिमत ने कहा है, वह ऑप्शन सही है। वी.ए. सिमत ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं और 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी। तो ये थे आपके इस लेसन के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला जो वीडियो नंबर 4 आएगा उसके अंदर राजपूतों के प्रमुख राजवंशों को हम लेकर के आएंगे, जैसे बप्पा रावल है, जेतर सिंह है, रतन सिंह है, राणा हमीर है, महाराणा लाखा है। ये लेसन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो मित्र जो विद्यार्थी इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।